पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ESG यानी एनवायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस की। दुनिया भर के लोग इस ट्रेंड को अपना रहे हैं कि चाहे वो कारोबार में हो या फिर सोशल सोसाइटी की हम बात करें या गवर्नेंस की जो मैट्रिक्स है उसके मापदंड की हम बात करें, इसको अपनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंजेस के ग्लासगो में हुए COP की 26वीं जो मीटिंग हुई उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी पुरजोर वकालत एक तरह से की। मुंबई में एक कन्वेंशन हुई, उसमें भी इस बात को लेकर खासी तवज्जो दी गई कि जो ESG है वो दरअसल नीड ऑफ आवर है और उसके बारे में हमें और हमारे व्यूवर्स को भी समझने की ज़रूरत है। तो हमारे व्यूवर्स को समझाने के लिए क्या है ये ESG, इसी को लेकर हमने दो खास मेहमानों को इनवाइट किया है। हम आपका उनसे तारुफ करवा दें। हमारे साथ टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी और एनर्जी इकोनॉमिक्स डॉक्टर गोपाल सारंगी जी मौजूद हैं। टेरी के ही लैंड रिसोर्सेज डिवीज़न के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र वीर शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम दोनों का ही वेलकम करते हैं। और सारंगी जी, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि दरअसल ESG जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ESG है क्या और हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं? हमारे लिए या हमारे व्यूवर्स के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला तो मैडम धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज की डेट में। इसका मैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर जो है, अभी तक लोगों के दिमाग में ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट करता है। बट आपने जैसे बताया, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में बताया, एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। नाउ कॉरपोरेट सेक्टर is actually not only focusing on profit, also they need to take care of the environmental social issues. तो जैसे हम लोग बोलते हैं profit is good, but at the same time we also have to think about people and planet. Yes. So planet, people, profit, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड इसी को कंसिडरेशन में रखकर हमने अभी क्या कर रहे हैं ना, हमने ESG को ला रहे हैं। और ESG इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया जो है ग्लोबली, आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। दो हमारा जो एमिशंस का टोटल साइज है बहुत कम है, पर कैपिटा एमिशन भी क्लोज टू 2 टन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड इवन ग्लोबल का जो करेंट साइज देखेंगे, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7 to 8% है। बट हमें एज ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री इसको कंट्री को आगे लेने के लिए हमारा एनवायरमेंटल इशू जो है, क्लाइमेट चेंज इशूज है, उसको चैलेंजिंग इशूज है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो हैज टू टेक ए इम्पोर्टेंट रोल। एंड ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ, देयर हैज बीन ए स्टडी व्हिच हैज बीन कैरिड आउट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड दे सेड कि आउट ऑफ 10 इम्पोर्टेंट रिस्क्स 5 to 6 रिस्क आर एक्चुअली विद इन द क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्क आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी बहुत रिस्क लेके आता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर का ये रोल बनता है कि उन्होंने आगे जाकर उनके तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करें। सो इसीलिए हमने जो एनवायरमेंट, आपने जो जिक्र किया एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, तो एनवायरमेंट फ्रंट में, सोशल फ्रंट में और गवर्नेंस फ्रंट में, तीनों फ्रंट में उनको रोल करना है। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बताऊं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि ये दिखा गया है जैसे सोशल फ्रंट में बहुत सारे इश्यूज आ रहा है जो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज इंडिया का जो विकसित भारत का जो अभियान है 2047 तक, जैसे हमारा लेबर लॉज को करेक्ट करना है, चाइल्ड लेबर इश्यूज को करेक्ट करना है, तो हमारा जो वुमेन का जो रोल है लेबर में, ये सब सोशल इश्यूज है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर हैज टू टेक ए रोल ऑन दिस। कॉर्पोरेट सेक्टर का अगर आपने देखे कंट्रीब्यूशन एमिशन में, अगर टोटल एमिशन का जो प्रोफाइल देखेंगे, 70% ऑफ एमिशन इज कमिंग फ्रॉम एनर्जी, और उसमें से 30% एक्चुअली
कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो एमिशंस को करे। एंड देन ये भी हमारे लिए और एक जागरूकता लाना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो रोल है, इट इज नॉट ओनली एज अ सेट कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट तो है ही, बट ये स्टडीज भी बता रहा है अगर आपने प्लानेट और पीपल को ध्यान देंगे आपका प्रॉफिट में नहीं लॉस होगा। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, आपका सेबी है कैपिटल रेगुलेटर, आरबीआई मॉनिटरी रेगुलेटर, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट रेगुलेशन, ताकि ना कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा रहे एंड कॉर्पोरेट सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल एंड द सोशल गोल्स ऑफ दिस कंट्री एंड देयर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी स्ट्रेंथन। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी जी। और जितेंद्र वीर शर्मा जी, जो आपसे मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि जैसे सर ने शुरुआत में कहा कि एक तरह से रिवर्ट करने की भी बात है कि व्हाट वी हैव एज अ मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर हम जहाँ जहाँ पर काम करते हैं और प्रोमिनेंट जो बॉडीज़ कह लीजिए उनको, उनके भी एक तरह से रिवर्ट करने की बात है। क्या ये सही है जो मैंने कहा है? और अगर वो वास्तव में रिवर्ट करने की बात है तो वो फिर किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर हैं हम उसको लेकर? मीनाक्षी, ये कोई नई बात नहीं है। कंपनी एक्ट में CSR के लिए प्रोविज़न है और CSR के तहत सोशल, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस तीनों एस्पेक्ट के ऊपर वो अपना एक्सपेंडिचर करते हैं 2% ऑफ देयर आउट ऑफ देयर प्रॉफिट। बट वी नो वो किस तरीके से करते हैं और कितना करते हैं। और फिर इसी में मैं एडिशनल ये भी जानना चाहती हूँ कि जो ESG है, ESG CSR से फिर कैसे डिफरेंट है? ये CSR से ऐसे भिन्न है कि वो सेपरेटली इन तीनों कंपोनेंट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, बट ESG के अंदर इंटीग्रेटेड तरीके से। ESG इज वन स्टेप बियॉन्ड द CSR. So in ESG, environmental, social and governance तीनों स्ट्रक्चर्स को, एनवायरनमेंट में अगर हम देखें, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि हम अर्थ का टेम्परेचर बाय 2100 AD 2 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत रखेंगे। तो उस वक्त में सभी मेंबर कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया था कि ये अकेले नेशनल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, कि उसके लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कंपनीज इन सबको साथ आना पड़ेगा। तो इसमें सभी कंपनीज ने, इवन इन इंडिया, मोर देन 50 कॉर्पोरेट्स दे हैव टेकन टारगेट। जैसा कि इंडिया में आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन 2070 फॉर द नेट जीरो, ऐसे ही हिंडाल्को ने 2050 तक अपना टारगेट लिया है, ऐसे अदर कंपनीज ने अपना टारगेट लिया है। व्हेन दे हैव टू अचीव नेट जीरो इज नॉट ओनली द एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए सोशल एंड गवर्नेंस इंडिकेटर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऑल सेफ्टी मेजर्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उन्होंने अपने जितने भी एमिशंस हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद अभी हम लोगों को टेरी संस्था को कॉन्टेक्ट किया है, हाउ दे रिड्यूस एनर्जी एफिशिएंसी से एक सीमा तक कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है, पर चूंकि इंडस्ट्री को चलना है, प्रोडक्शन होनी है, एमिशंस होंगे। सो हम लोगों ने उनको सुझाव दिया है और बहुत ही एक अच्छा बिजनेस मॉडल उनको दिया है कि दे वांट टू गो फॉर द 50 million tree plantation, 20 million tree plantation, like this quantum of tree plantation। और ट्री प्लांटेशन अब कहाँ करेंगे? किसी के पास जमीन तो है नहीं, जमीन किसके पास है? जमीन किसानों के पास है। और हम इस मॉडल के अंतर्गत किसानों को ट्री प्लांटिंग के लिए पैसा दे रहे हैं, वो ट्री प्लांटिंग कर रहे हैं, केवल 50% की शेयरिंग कार्बन क्रेडिट्स में है। सो इधर इस तरीके से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ESGs, they are contributing towards mitigating climate change, they are contributing towards achieving sustainable development goals। So इस तरीके से कॉर्पोरेट्स ESG में अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से दे सकते हैं। जी जी। सारंगी जी, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सर ने कहा कि उनका कंट्रीब्यूशन तो हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी तरह का कंप्लायंस में जो दिक्कतें या परेशानियाँ जो आती हैं वो किस तरह की हैं, और क्या ये आसान है कंप्लायंस कर पाना, या किसी तरह के चैलेंजेस उसको लेकर फेस करने पड़ रहे हैं? हाँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कंपनीज का जो है, कंपनीज हमारे कंट्री में बहुत हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट साइज का होते हैं, राइट। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनी जो डिफरेंट साइजेस का है, और कंपनी जैसे सर ने बताया कि हमारा जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जो ESG का,
BRSR जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, वो बेसिकली रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। उसमें क्राइटेरिया सेट किया गया है अंडर द 3 डिफरेंट डायमेंशन, जो ESG सारे के ऊपर। तो इसमें ये इतना आसान नहीं है रिपोर्टिंग करना, क्योंकि रिपोर्टिंग तो आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही है। तो आपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें पहले अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारा एक GHG जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसका अकाउंटिंग प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल के तहत एक्चुअली 3 तरह की हमें एमिशन अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हमने बोलते हैं स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। स्कोप 1 ये होता है कि जैसे अपने स्कोप 1 में क्या करते हैं ना, जो अपने इंटरनल फ्यूल्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे आप कंब्यूशन कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उसको उसमें जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको आपका जो एमिशन कंटेंट उसको कम करना है। सिमिलरली आपका जो स्कोप 2 है, बेसिकली आपने जो एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स किया या हीट एनर्जी आपने सोर्स किया है या आपने कूलिंग एनर्जी सोर्स किया, उसको स्कोप 2 में बोलते हैं। स्कोप 3 जो है, स्कोप 3 इज वेरी चैलेंजिंग। स्कोप 3 एक्चुअली सप्लाई चेन में, सपोज एक इंडस्ट्री इज गेटिंग लॉट ऑफ इनपुट्स खरीदता है बाहर से, तो जो इनपुट्स खरीद रहा है उसके अंदर जो एम्बेडेड कार्बन है उसको कम करने का जो तरीका है उसको स्कोप 3 अकाउंटिंग में जाता है। तो पहला चीज जैसे मैंने बताया कि GHG अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क में स्कोप 1 स्कोप 2 तो मैनेजेबल है, बिकॉज स्कोप 1 तो आपका अंदर में इंटरनल है, स्कोप 2 में आप इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है आप चेंज कर सकते हो, या आपने रिन्यूएबल एनर्जी विंड लगा लिया, सोलार लगा लिया। स्कोप 3 जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्कोप 3 जो है कोई सप्लाई चेन का एमिशन है, उसमें आपको रिड्यूस करना एमिशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो पहले आपने इंटरनली, मैंने जैसे बताया, मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा एमिशंस कम हो सकता है। ये आपका एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया। सिमिलरली सोशल इश्यूज में आपका जो सोशल पॉलिसी है, बिकॉज कंपनीज हैव देयर ओन पॉलिसीज, आपका लेबर लॉज के बारे में क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड लेबर एंगेजमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आवर्स क्या कर रहे हैं, सेफ्टी, जैसे शर्मा सर ने बताया, सेफ्टी इश्यूज का क्या है, ये हो गया आपका सोशल इश्यूज। गवर्नेंस में आपका कंपनीज का बोर्ड है, बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है, उनके एज प्रोफाइल क्या है, जेंडर कंपोजिशन क्या है, मीटिंग कैसे होता है, हाउ द रिपोर्ट्स आर एक्चुअली पब्लिश्ड। सो ये सारे जो मैकेनिज्म्स हो जाएगा तभी आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। रिपोर्टिंग में आपको स्टेटेड क्राइटेरिया है, जैसे आपने पूछा कि CSR एंड ESG के अंदर क्या है। CSR इज वेरी ब्रॉड, यू नीड टू स्पेंड मनी, एंड इट हैज़ बीन सीन कि कंपनीज ने CSR में जो पैसा खर्चा किया वो एनवायरमेंट में ज़्यादा नहीं करते थे, सोशल इश्यूज में कर रहे थे। बट इसमें ESG में यू आर स्पेसिफाइंग कि यू हैव टू डू ऑन दीज XYZ हेडिंग। तो आपको हर हेडिंग पे करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करना पड़ेगा, तभी आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए। कंपनीज जो पहला चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट दे नीड टू डू। सेकेंड, यू हैव टू टेक एक्शन। जैसे टेरी हो गया, बहुत सारे संस्थाएं एंगेज हुए हैं, दे नीड टू ड्राइव, दे नीड टू बेसिकली ask them what are the modalities for reducing the emissions, what are the modalities for increasing the energy efficiency, what are the modalities to look into the social issues. Similarly also आपका global emission global standards भी है। तो ये कंपनीज के लिए इतना आसान नहीं है, it would take time, but this is really a very very important trajectory given the India's path टुवार्ड्स नेट जीरो जो 2070 का गोल है। जी जी, जितेंद्र वीर शर्मा जी, डॉक्टर साहब से यही मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे सर ने बताया वो एक तरह से उसको क्लैरिफाई करता है, लेकिन बावजूद उसके भी जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आती है प्रॉफिट। सो ये सब करने में कोई प्रॉफिट होता है, या फिर क्योंकि वो एक तरह से हम ये मानकर चलें कि जो उनका ड्यू है टुवार्ड सोसाइटी या फिर गवर्नेंस की तरफ से आता है कि गवर्नमेंट का किसी तरीके से है कि आपको ये करना ही है। सो क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इसीलिए शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। बस हम हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे और थोड़ा क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं कि वो कैसे समझें इन सब चीज़ों को, वो अपने आसपास में देखकर अंदाज़ा लगाएं या जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके हवाले से वो जानकारी लें कि उनके लिए, यानी कि जो जिस रिवर्ट करने की जो मैं बात कर रही थी, वो कैसे समझें उसको। मीनाक्षी जी, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में भी, भारत में वर्ष में भी
बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने अपने अपने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं कि हम 2040 तक, 2050 तक, किसी ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। इस कार्बन न्यूट्रल होने के लिए उनको अपने एनर्जी एफिशिएंसी कई चीज़ों में अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट कम से कम 20 कॉरपोरेट ने हम लोगों को कांटेक्ट किया है टेरी के अंदर कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज पे, एनवायरमेंटल सब्जेक्ट के ऊपर थ्रू हम अपना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं थ्रू प्लांटेशन। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट्स दे वांट टू स्पेंड only the money available in the CSR. So CSR के बियॉन्ड वो जाना नहीं चाहते। बट यहाँ पे अगर हमें ESG को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, दे हैव टू गो बियॉन्ड द बजट अवेलेबल विद इन द CSR। सो ये बहुत बड़ा बॉटलनेक है जिसके कारण से अभी बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि आप CSR का अगर हम बात करें वो 2% है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही नॉमिनल सा लगता होगा, लेकिन उसको हम कैसे एक्सपेंड करवा सकते हैं? उसमें सरकार का दखल हो जाना चाहिए या कॉर्पोरेट में और किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन देना चाहिए? पॉलिसी का ये प्रॉब्लम है या कैसे करें हम इसको, क्योंकि ये करना तो है। मीनाक्षी जी, इसको करने के लिए जैसे कि हमारे पास में 4 लेजिस्लेशन है जिनके डिफरेंट प्रोविजन के अंदर ESG एक कार्व आउट होता है। पहला है कंपनी एक्ट, दूसरा है मॉडर्न स्लेवरी एक्ट, क्लाइमेट चेंज एक्ट। सो इन एक्ट्स के तहत डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर ये ESG के प्रोविजंस हैं। ऐसा नहीं रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी, दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज। दीज रेगुलेटरी बॉडीज अपने फ्रेमवर्क डेवलप करके उनको दे सकते हैं, फ्रेमवर्क में उनसे रिपोर्टिंग ले सकते हैं। वंस रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग होगी, एवेल्यूशन होगा, ओनली देन हम लोग अभी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। भारत सरकार एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम लेके आई है और ग्रीन क्रेडिट स्कीम इंपॉर्टेंट है, उसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं रखा गया है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जब तक नहीं होगा, कौन ऑफसेट करेगा, कौन परचेज करेगा, कौन बाई करेगा, तब तक ये मैकेनिज्म वेल एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉलिसी मैंडेट, रेगुलेटरी मैंडेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ESG पर्टिकुलरली इन अवर कंट्री। जी, और हम क्योंकि अपनी ही कंट्री की सारंगी सर बात कर रहे हैं, तो उसी के हवाले से मैं जानना चाहती हूँ कि एज ए नेशन हम कहाँ पर हैं अगर हम कंपटीशन देखें, क्योंकि एमिशन हमारा जितना है वो, क्योंकि हम पॉपुलेशन बड़ी हैं, और भी उसके फैक्टर्स होंगे जिनके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हम अभी कहाँ पर हैं और जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, जिस तरह से आज हम ESG की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो पहले से देखे गए होंगे, कुछ इम्प्लीमेंट भी हुए होंगे। सो वेयर वी आर टुडे? मीनाक्षी जी, सारंगी सर से सवाल है ये मेरा। जैसा कि सारंगी जी ने बताया अभी कि हम 3rd नंबर पे हैं। पर कैपिटा हमारा कम है। पर कैपिटा का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे एमिशंस कम हो गए, एमिशंस क्यूमुलेटिव हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने दिल्ली की गर्मी को देखा, हिंदुस्तान की गर्मी को देखा, आप बरसात को देखने एट ए टाइम वायनाड का केस देखा। अब जब कभी हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं तो पहले के, आज से 5 साल 6 साल पहले टर्बुलेंसेज और आज के टर्बुलेंसेज में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट हम लोग खुद फील कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो ESG का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे लिए, अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल इम्पोर्टेंस तो उसके बाद में है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस वो हमारी है और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। तो कैसे अडॉप्ट किया जाएगा ESG को, कैसे प्रमोट और ज़्यादा किया जाए? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनका एक परफेक्ट सा अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा? सारंगी जी, वे फॉरवर्ड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैम, और स्टेप बाय स्टेप अगर हम आपसे समझें। हाँ मैम, एक्चुअली ये जो सवाल आपने पूछा, इसका अगर मैं आंसर दूँ, ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट आंसर है। बिकॉज ESG जो है वो इज़ वन ऑफ द ओनली वन कंपोनेंट या कंपेयर टू ऑल अदर एक्टिविटीज़ हैपनिंग। जैसे शर्मा सर ने बोला कि काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है, हमने काफ़ी सारे एक्शंस ले रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, ESG, डिकार्बोनाइजेशन, ऑल दैट। ESG के लिए हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो ESG, जैसे शर्मा सर ने बोला कि ये नया नहीं है, बस 20 साल 22 साल हो गए ये एक्टिविटीज़ हमने ले रहे हैं। धीरे धीरे स्टैगर्ड अप्रोच उसमें है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2005
और उसके बाद 2013 का कंपनीज एक्ट आया, BRR आया सेबी का, देन MCA का आपका जो है वॉलंटरी मैकेनिज्म आया, उसके बाद 2021 में 22 में आपका BRSR आया, अभी लेटेस्ट वन BRSR का कोड जो कोर है BRSR कोड करके आया है। नाउ नॉट ओनली द सेबी द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, वो भी काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। MCA जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी काफ़ी सारे रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। RBI हमारा भी मॉनिटरी रेगुलेटर जो है, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, RBI इज ऑल्सो कमिंग अप विथ लॉट ऑफ रेगुलेशन। जस्ट टू गिव 2 एग्जाम्पल्स, RBI ने एक फ्रेमवर्क लाया था सॉवरेन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स। अभी रिसेंट फ्रेमवर्क जो आया है ग्रीन डिपॉजिट्स का। सो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, ताकि आपने जो बोला कि कॉर्पोरेट सेक्टर को क्यों करना चाहिए। सो कॉर्पोरेट सेक्टर आर नॉट डूइंग ऑन देयर ओन, देयर इज ए होल इकोसिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड टू फैसिलिटेट दिस। सो कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेशन इसीलिए आ रहा है कि क्या उनके लिए ईजी हो जाएगा टू इम्प्लीमेंट ESG रिलेटेड एक्टिविटीज़, और थोड़ा स्टैंडर्डाइज बन जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जो अप्रोच है हमारा, इट इज़ एक्चुअली मिक्स ऑफ वॉलंटरी एंड मैंडेटरी। क्योंकि सारे कंपनी मैंने जैसे बताया, जैसे हमारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, MSME सेक्टर है, उनके लिए अगर आपने ESG मैंडेटरी कर लेंगे तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, वो कर नहीं पाएंगे। तो हमने अभी जो लिस्टेड कंपनीज है, हमारा जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है, उनके लिए डिस्क्लोजर मैकेनिज्म जो BRSR कोर के थ्रू में आया हुआ है, इट इज मैंडेटरी, नॉट फॉर ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज आर एनकरेज टू कम अप, दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू क्रिएट द ESG रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। लेकिन मैं इसलिए भी समझना चाहती हूँ इस चीज़ को कि अभी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो कर सकती हैं, या जिनका बजट अलाउ करता है वो कर सकती हैं। MSME आपने कहा कि वहाँ पर अगर मैंडेटरी करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर जो एक हमारा मेन गोल है उसका पर्पस डिफीट नहीं होता है क्या इस वजह से? नहीं होगा, बिकॉज हमने उसी की तरफ जा रहे हैं। हमने जो 2070 का नेट जीरो टारगेट रखा है, 2070 इज एक्चुअली इट्स नॉट ओनली टाइम लाइन, वी आर क्रिएटिंग ए स्पेस फॉर अस। सो उसके अंदर कार्बन बजट का भी डिबेट होता है। इसके अंदर बिकॉज यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर इंडस्ट्रीज कि आपने ग्रो करिए, एंड ग्रो करके यू एक्चुअली कम अप विथ ए लेवल, कम अप टू ए लेवल वेयर यू कैन डेवलप दिस ESG। तो हमने एक्चुअली वी आर नॉट डिफीटिंग, रादर वी आर एक्चुअली गेटिंग क्लोजर टू द पर्पस। तो हमको टाइम चाहिए डेवलप करने के लिए, बिकॉज ESG को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, इट रिक्वायर सम टाइम टू प्रिपेयर इंटरनली। आपको स्कोप 1 एमिशन रिड्यूस करना है, स्कोप 2 एमिशन रिड्यूस करना है, स्कोप 3 एमिशन रिड्यूस करना है, सोशल पॉलिसीज भी करना है, गवर्नेंस एस्पेक्ट भी देखना है। बिकॉज CSR में आप एक कंपनी इन्वेस्ट कर रहा था बाहर, यहाँ पे आप यू आर ऑल्सो डूइंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, बट अपने इंटरनली भी काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं, ताकि ना यू आर एक्चुअली मीट काइंड ऑफ इन कंप्लायंस विद द ESG रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो हमने हमारा जो पर्पस है, गोल है, उससे हमने डेविएट नहीं करे, वी आर नॉट डिफीटिंग इट, वी आर अदर गेटिंग क्लोजर टू इट, बट वी एक्चुअली नीड टाइम, बिकॉज अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इट रिक्वायर्स टाइम टू ग्रो। और हमारा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंस है वो MSME सेक्टर को दिया गया है। MSME sectors they have to get time to grow and prepare themselves for this kind of reporting. Okay. डॉक्टर जितेंद्र वीर शर्मा जी, जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं कि वो इनिशिएटिव भी ले रहा है, वो CSR ही सही, लेकिन उसको एक तरह से स्प्लर्ज करने को वो रेडी भी है, क्योंकि वो समझ रहा है कि वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये हमको करना ही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनके पास लैंड नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि बहुत सारे पेड़ वो लगाएं जिससे कि एमिशन कम हो, या फिर एनवायरनमेंट जो है और ज़्यादा वो बेटर हो, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेट का और जिन लोगों से उनको एसोसिएट करना है ताकि कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें, सो वो कॉम्बिनेशन क्या परफेक्टली बन पा रहा है, या उसमें किसी तरह के हर्डल्स हैं? और फिर अगर वो हर्डल्स हैं तो उसमें किसी का इंटरवेंशन है, या फिर वो भी उन्हें खुद ही देखना है? मीनाक्षी जी, जैसा कि अभी शारंगी जी ने भी बोला कि स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 एमिशंस रिडक्शन की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो रिडक्शन तो है ही है, हम सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिमूवल की बात कर रहे हैं। रिमूवल जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट्स उस तरीके के, जैसे कि हिंडाल्को है, विप्रो है, ये कई कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी निकाली है और काफ़ी डिटेल एक्शन भी लिए हैं। बट यहाँ पे जो आपने मेरे से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ द बिजनेस मॉडल इज, कॉर्पोरेट्स जैसे टैरी संस्था है, हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट किसानों से है।
और यहाँ पे कंट्री के अंदर केवल लैंड 2 लोगों के पास है जहाँ पे कि लार्ज स्केल प्लांटेशंस किए जा सकते हैं। एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, उसमें बहुत सारे लीगल हैसल्स आ जाते हैं। और दूसरी लैंड है किसानों के पास जो कि अपने एग्रो फॉरेस्ट्री में प्लांटेशंस लगाते हैं, उस लैंड पे कोई लीगल हैसल नहीं है। और हम गुजरात में, यूपी में, पंजाब में प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए, आसाम में प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए किसान को पैसा दे रहे हैं और किसान पौधा लगा रहा है और कॉरपोरेट इन्वेस्ट कर रहा है उसको। कॉरपोरेट जो इस मैकेनिज्म के अंतर्गत लकड़ी पूरी 100% प्रोड्यूस पूरा 100% किसान का होगा, बट केवल जो कार्बन क्रेडिट, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होगी, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट। मैं थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट बोला जाता है, तो इस यूनिट को मैं बोल रहा हूं कार्बन क्रेडिट। जितने भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होंगे उसका 50% कॉर्पोरेट शेयर करेगा, 50% किसान शेयर करेगा। जो किसान शेयर करेगा 50%, वो मार्केट में फर्दर कॉर्पोरेट उसको परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से किसान को फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और जो रिमूवल के थ्रू भी नॉट ओनली के एमिशन रिड्यूस करेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट तो एमिशन करना ही करना है, क्योंकि प्रोडक्शन होना है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उसको वो नेट जीरो कैसे करेगा जब तक सिक्वेस्टर नहीं करेगा, रिमूवल एटमॉस्फेयर से नहीं करेगा थ्रू ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज। तो ये बिजनेस मॉडल है, दिस इज वर्किंग वेरी वेल। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि टेरी से हमारे करीब 40 प्रोजेक्ट ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के लिए कार्बन क्रेडिट्स में, जिसमें कि किसानों की शेयरिंग कुछ में 100% है, कुछ में 50% है, और कुछ जो मैंने आपको बिजनेस मॉडल बताया कि ट्री प्लांटेशन के लिए किसानों को पैसा दिया जाता है, उस तरीके से किसान लोग अपने प्लांटेशंस कर रहे हैं। चलिए उन्हीं के लिए मैं एक चीज़ और पूछ लेती हूँ एडिशनली आपसे, इसमें एरिया मैटर करता है या नंबर ऑफ प्लांट्स? वो इसमें एरिया मैटर नहीं करता। किसान एक पौधा भी लगा सकता है, 10 पौधे भी, 1000 पौधे भी, 10,000 पौधे भी, 10,000 किसान भी सम्मिलित हो सकते हैं, 20,000 किसान भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये एक जिले में भी हो सकता है, 10 जिलों में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में हम इसको कर सकते हैं। इसमें जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्बन क्रेडिट्स को, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। स्टेट का भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट का भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि कितने प्लांटेशन। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की, वो करीब 1 करोड़ पौधों, चाहे उसको 10,000 किसान लगाएं, चाहे उसको 5,000 किसान लगाएं, सो इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाती है। चूंकि हमारा एक्सपेंडिचर भी होता है तो हमें इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है। तो कॉर्पोरेट के लिए कम से कम 1 करोड़ पौधे को 2 या 3 साल में लगाएं तो उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी पूरी आ जाती है उसमें। जी चलिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी को थोड़ा और माइक्रो तरीके से समझते हैं सारंगी जी से। माइक्रो इकोनॉमिक एनर्जी के लिहाज से अगर देखें, उस तरह से इसकी वायबिलिटी के लिहाज से अगर हम आपसे समझना चाहें, तो वहाँ पर ये जो ESG है वो कैसे आप हमें समझाएंगे और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर? मैडम देखिए, ESG एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है और जैसे शर्मा सर ने बताया, सो दैट इज एक्चुअली मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट ESG। सो ESG का एक रेगुलेटरी, मैंने बोला कि जैसे सेबी हो गया, RBI हो गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो हैज ए रोल, ग्लोबली ऑल्सो UNPRI जो प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट UN का जो है, सो दे आर ऑल कमिंग अप विद रेगुलेटरी मैकेनिज्म कि कैसे आप ESG को इम्प्लीमेंट करें इन ए मैनर व्हिच इज़ इन लाइन विथ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो एक बात है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट तरीका है। जैसे मैंने बताया कि सपोज आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अपना जो एमिशंस है वो इंटरनली सपोज उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो ऑफसेट मैकेनिज्म है। तो एनी कॉर्पोरेट सेक्टर हु इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द एमिशंस जो आ रहा है, और उसके ऊपर अगर मैंडेटरी है या वॉलंटरी करना चाहते हैं तो ऑफसेट मैकेनिज्म, जैसे सर ने बताया कि कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म जो है वो कर सकता है। और उसके लिए भी हमारा कंट्री बिल्कुल तैयार कर रहा है। एक तो कार्बन मार्केट का जो बात शर्मा सर ने जिक्र किया, उसमें 2 तरह के मार्केट होते हैं। एक है कंप्लायंस मार्केट जो रेगुलेटरी मार्केट है, दूसरा है वॉलंटरी। तो कंप्लायंस मार्केट हमारा जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। अभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के लिए था, जिसको हमने परफॉर्म अचीव ट्रेड मार्केट कहते थे, वो भी इंडस्ट्री के लिए था कि इंडस्ट्री कैसे अपना एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए
कम एनर्जी खर्चा करें। एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग उसको सेक्टर्स में तो हम बांट ही सकते हैं। तो एनी पर्टिकुलर सेक्टर विच इज डूइंग ग्रेट, और कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर और थोड़े पुश की ज़रूरत है? मैम, जब सेक्टर की बात आता है, हम जो कार्बन की मार्केट की बात करते हैं, ESG के लैंग्वेज में बोलते हैं, हम बोलते हैं कि दो तरह की सेक्टर होते हैं। एक होता है हार्ड टू एबेट सेक्टर, जिसके मतलब ये जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, स्टील हो गया, एविएशन, शिपिंग, इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, ये हार्ड टू एबेट सेक्टर है। सो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करके जितने एमिशंस आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आ रहा है उसको जीरो कर दें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करेंगे ना, आपको जो कार्बन क्रेडिट है, आप जितना एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं आप जीरो नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेट जीरो करना है तो आपको ऑफसेट मार्केट को जाना पड़ेगा। यू हैव टू ऑफसेट जितना जनरेट कर रहे हैं। जैसे सर ने बोला, कार्बन मार्केट में एक होता है कि रिमूवल, एक होता है अवॉइडेंस। आपने अगर सपोज आपको एक थर्मल पावर प्लांट लगाना था, थर्मल पावर प्लांट की जगह आपने रिन्यूएबल्स लगाया तो आपने अवॉइड कर लिया, विच इज मोर फ्यूचरिस्टिक। रिमूवल मतलब ऑलरेडी आपने एमिट कर रहे हैं एंड यू गो फॉर NBS, जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पौधा लगाया, तो उसके वो जो करेंगे वो दैट बिकम्स अवॉइडेंस। तो आपने अगर ये देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हार्ड टू एबेट सेक्टर है, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, तो पूरा अगर कोशिश भी करें वो पूरा एमिशन जीरो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। इसीलिए अगर आपने देखेंगे ग्लोबली जो कार्बन मार्केट था हमारा, CDM मार्केट था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वो मार्केट भी पेरिस एग्रीमेंट में भी आ रहा है आर्टिकल 6.4 के अंदर। उसमें हमने रखे हैं कि प्रोजेक्ट्स जो होगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो दे वुड आल्सो ब्रिंग टेक्नोलॉजी। सो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही अनाउंस किया है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के ऊपर मिशन, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सेक्टर में आप जैसे बताया हार्ड टू एबेट सेक्टर है, वो कर नहीं पाएंगे। पर जैसे कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, जैसे पावर सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तुरंत आपने कोल से आप जा सकते हैं। बट हम लोग के लिए जाने के लिए हमें टाइम चाहिए, इसीलिए हमने 2070 गोल रखा, क्योंकि हमारा एनर्जी डिमांड भी बढ़ रहा है। वी आर ए ह्यूज कंट्री, वी ऑल्सो नीड एनर्जी, एंड सो इसीलिए हमने जो सेक्टर है, सो ये डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट तरीका अपनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर के लिए, इसीलिए आपने देखेंगे आपने पैट स्कीम जो मैं बोला एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, अभी आपने जो बोला ESG के लिए, सो बड़े बड़े कंपनीज को पहले चुना जाता है, बिकॉज दीज कंपनीज कैन डू इट इजीली, एटलीस्ट दे कैन कम अप विथ न्यू टेक्नोलॉजी, दे कैन इनोवेट, एंड देन ये जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा उसका स्केल इफेक्ट होगा। जैसे सर ने बताया कि 1 करोड़ प्लांट लगाएंगे तो तभी इकोनॉमिकली वायबल होगा, क्योंकि स्केल इफेक्ट होता है। तो जब ये इनोवेशंस आ जाएंगे, ये नए टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द MSME जो छोटे इंडस्ट्रीज है टू अडॉप्ट इट। सो ग्रेजुअली हमने धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 2030, लॉन्ग टर्म टारगेट 2070, एंड वी आर ऑन ए राइट पाथ। एक चीज़ और जो मैं डॉक्टर जितेंद्र जी आपसे समझना चाहती हूँ कि इसमें एक तो हमारा रोल क्या है, ऑन पेपर क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी में क्या चीज़ें हैं। मैं अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, थ्रू टेरी करना चाहती हूँ या थ्रू किसी कॉर्पोरेट सेक्टर करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने आप को वे फॉरवर्ड लेकर जा सकती हूँ, या मैं किस तरीके से समझ सकती हूँ। और मैं अपना जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शायद इस टर्म को, टर्मिनोलॉजी को, या फिर जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं उसको ना समझ रहे हो। उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? मीनाक्षी जी, ये कंट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे कि मैं सारंगी जी ने बताया कि रिमूवल केवल ट्री प्लांटेशन के थ्रू हो सकता है। दैट इज द ओनली मैकेनिज्म अवेलेबल ऑन अर्थ कि जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे और वो फूड बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक ये बायोलॉजिकल तरीका है जिसको कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें जैसा कि आपने पूछा कि आप जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो अपना प्लांटेशन कर रहे हैं और अपने प्लांटेशन को इसमें शामिल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाते हैं तो अखबार में एक नोटिस देते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो फार्मर इंटरेस्टेड, नॉट ओनली फार्मर, जो भी पेड़ पौधा लगा रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन विद जियो लोकेशन, विद KML फाइल, विद जियो लोकेशन हमें दे सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जियोग्राफिकली पास के पौधों का ही प्रोजेक्ट बनेगा, जियोग्राफिकली डिस्टेंस पौधों का भी प्रोजेक्ट बन सकता है। हमारे पास जब जियो लोकेशन होती है, जब हम उसका GIS मैप बनाते हैं तो सारे पौधों को हम डिफरेंट
मैप के साइज में उसको दिखा देते हैं, और जो मैथोलॉजी है इसकी वो उसमें परमिट करती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन एमिशन ऑफसेट की तरफ दे सकते हैं, और उसका जो भी नॉमिनल और मार्जिनल और जो भी या सब्सटेंशियल जिस तरीके से पौधों की संख्या होगी उसका बेनिफिट लोगों को मिल सकेगा। कल्चरली या हमारा पैन इंडिया अगर हम देखें तो वी आर अ डाइवर्स नेशन, तो उसमें किसी तरह का कुछ चेंजेस हैं या पैन इंडिया पॉलिसीज़ और सब कुछ सेम है? यूजुअली मीनाक्षी जी क्या होता है कि हम 6-7 जिलों का मिला के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वायबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशंस भी एक जैसी होती हैं, वहाँ पे लोगों की कल्चरल एंड सोशल कंडीशंस भी एक तरीके से होती हैं। जब हम लोगों से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, बिकॉज कंसेंट लेते हैं फार्मर से, लोगों से कंसेंट लेते हैं, वो हमारे लिए लेना सेम लैंग्वेज में आसान हो जाता है। तो जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको दूँ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी लेवल पर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो टोटल 13 प्रोजेक्ट हैं। पंजाब में 6 जिलों के लिए हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए, गुजरात में 5 जिलों के लिए हमने 4 प्रोजेक्ट बनाए, आसाम में हम 10 जिलों के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देख के, और नागालैंड में हम 40 कम्युनिटी कंजर्व एरियाज को मिला के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ऐसा हमें देखना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ द लैंग्वेज पीपल स्पीक, सो सेम काइंड ऑफ द लैंग्वेज, सेम काइंड ऑफ द ज्योग्राफी, सेम काइंड ऑफ द वेजिटेशन। सो थोड़ा सा हमें उसको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाती है, और उस पर एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं। जी जी। अभी अगर हम सारंगी जी बात करें डेटा और कलेक्शन और जिस तरीके का हमारे पास, क्योंकि आपने कहा कि जैसे टेक्नोलॉजी के लेवल पर हम थोड़ा सा शायद उतने एडवांस नहीं हैं, सो हम बिट बाय बिट हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी के जो चैलेंजेस हैं, जो हाल फिलहाल के जो चैलेंजेस हैं, जिनको कि अगर हम अभी उनको लुक आफ्टर कर लेते हैं तो हमारी स्पीड, हमारी ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, वो क्या है? बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया के लिए, क्योंकि जब ईएससी का कंटेक्स्ट आ रहा है और वो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अभी चैलेंजेस हमारे लिए बहुत है। एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो डिस्कशन पब्लिक कंटेक्स्ट में भी आ रहा है, उसको ग्रीन वॉशिंग करके बोलते हैं। सो ग्रीन वॉशिंग ये है कि ये इशू जो है ट्रांसपेरेंसी का इशू है, बिकॉज हमने जितने डिस्क्लोजर का बोला, अपने सेबी हैज़ कम अप विथ लॉट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आरबीआई इज कमिंग अप, बट कंपनीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमारा इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। तो डिस्क्लोज कर देंगे, सपोज ए कंपनी विल डिस्क्लोज कि हमने इतना कार्बन सिक्वेस्टर किया, इतने एक्टिविटीज़ किया है, बट हाउ डू यू मॉनिटर? यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। सो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका स्ट्रिंजेंसी चाहिए। आपको यू हैव टू इम्प्लीमेंट, जैसे रेगुलेशन आया BRSR कोड, BRSR कोर, ये जो मैकेनिज्म लिस्टेड कंपनीज के लिए है, वो तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग, जो वॉलंटरी जो कंपनी कर वो तो कर ही रहे हैं, बट समटाइम्स कंपनीज ऑल्सो डू इट बिकॉज आजकल इन्वेस्टर भी बहुत अलर्ट हो गए हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं, जैसे कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स है, वो चाहते हैं कि हमारा मनी जो है दैट शुड बी स्पेंट ऑन ग्रीन एक्टिविटीज़ या सोशली एनकरेजिंग एक्टिविटीज़। कंपनीज ने उनको अट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, हाँ हमने तो ग्रीन एक्टिविटीज़ करवाया, बट ग्रीन वॉशिंग हो जाता है, समटाइम्स दे डोंट डू इट, जस्ट शो केस। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कंपनी जो कर रहे हैं, वो दैट राइट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू द शेयर होल्डर, वो ट्रांसपेरेंसी आने के लिए टाइम लगेगा, बिकॉज यू कैनॉट मेक द रेगुलेशन मैंडेटरी। रेगुलेशन उसको मैंडेटरी इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने जैसे बताया पहले बहुत डिफिकल्ट है, पहला चीज़ है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि हमारा जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है, जैसे BRSR कोर है जो आया है, सेबी ने अभी रिसेंटली लाया है, डोमेस्टिक रेगुलेशन को आप क्विकली कैनॉट बी पार विथ इंटरनेशनल रेगुलेशन। GSI है जनरल स्टैंडर्ड जो है, जो है GSI इज एक्चुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द ESG। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है, डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है, इट विल टेक टाइम टू मैच, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपने जैसे बताया ना कि BRSR कोर इज सेइंग कि आपने एनवायरनमेंट में 10 आइटम है, सोशल में 10 आइटम है, गवर्नेंस में 10 आइटम, उसको करिए। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड जो दैट माइट बी डिफरेंट, दैट इज मोर स्ट्रिंजेंट, सो उसको टाइम लगेगा। सो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हमको हमारा जो डोमेस्टिक ESG का जो स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसको हमको मैच करना है, अलाइन करना है ग्लोबली।
थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो है, मैं शर्मा साहब के बात से भी रिलेट करूंगा, क्योंकि ग्लोबली अभी क्या हो रहा है ना, ग्लोबली जो कार्बन कॉन्टेक्स्ट के तहत क्या हो रहा है, यूरोप पर्टिकुलरली इज कमिंग अप विथ ए वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ, इज कॉल्ड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबाम। वो क्या कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि आपने अगर सपोज कोई कंट्री यूरोप जो है हमारे से स्टील लेता है, वो बोलता है कि इफ योर स्टील इज नॉट ग्रीन यू हैव टू पे मी टैक्स। सो यस, सो दैट इज, एंड इफ दे आर पेइंग देन एक्चुअली हमारा कंपनी जो है दे वुड बी पुट इन ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन, उनका स्टील बेचा नहीं जाएगा। सो ये कंपनीज के ऊपर इन डोमेस्टिक तो थोड़ा रिलैक्सेशन है, पर ग्लोबली देयर इज ए प्रेशर कमिंग ऑफ कि जो हम लोग हमारा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है दे आर एक्सपोर्टिंग आवर स्टील वट एवर अदर आइटम्स मिनरल्स, तो वो एक्सपोर्ट करने से पहले दे हैव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दर प्रोडक्ट। ये बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो ये जो चैलेंजेस की बात हम कर रहे हैं तो ये चैलेंजिंग है। तीसरा जो है फोर्थ चैलेंज जो है, हमारा डिफरेंट रेगुलेटर्स है। हमारा गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मॉनिटरी रेगुलेटर आरबीआई है, कैपिटल रेगुलेटर सेबी है, एंड देन वी ऑल्सो हैव स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दे आर ऑल वर्किंग, दे आर क्रिएटिंग इकोसिस्टम, बट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है वो बैलेंस रहे। सो जो अपने आरबीआई में आ रहा है रेगुलेशन से, ग्रीन डिपॉजिट का रेगुलेशन आया है, फ्रेमवर्क ऑन ग्रीन डिपॉजिट, कि सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप पार्ट ऑफ द डिपॉजिट एज ग्रीन डिपॉजिट, एंड दैट प्रोसीड्स जो पैसा आएगा वो ग्रीन एक्टिविटीज में होगा। सो दैट हैज टू बी इन लाइन विथ व्हाट सेबी इज सेइंग। सो वो हमारे लिए, वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर द कंपनीज, कि कंपनीज को सारे रेगुलेटरी बॉडी जो है मिनिस्ट्रीज है उनका रेगुलेशंस को कंप्लायंस करना है, एंड दे विल आल्सो टू लुक एट कि उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। जी जी। और तो सर आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर जितेंद्र कि इसमें फिर सरकार का दखल कैसे हो, अलग अलग सेक्टर्स के लिए हो या सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो दखल दें, क्योंकि सरकार इंटरनली भी दखल दे सकती है और फिर ग्लोबली तो दखल दिया ही जाना चाहिए अगर इस तरह की समस्या है। तो कैसे ये हो कि उनको थोड़ा आसानी हो? मीनाक्षी जी, सरकार का दखल बहुत आवश्यक है। मैं अभी जैसे आपको बताऊं कि जैसा कि सारंगी जी ने बताया कि जो कंपनीज, जो कॉरपोरेट्स अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज़ के जो इंपोर्ट डायरेक्टिव्स हैं वो लागू होते हैं, और उसकी वजह से वो सारे कॉरपोरेट्स अपना ESG को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और दे आर कॉन्टेक्टिंग इंस्टीट्यूशन लाइक अस कि हम उनको कार्बन रिमूवल में भी उनको हेल्प करें। सो दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है। जो सबकी नोडल मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस पर्पज। सो अगर वो रेगुलेशन के लिए ले आते हैं, पर रेगुलेशन को थोड़ा बैलेंस तरीके से लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हम पूरा एनवायरनमेंट देखें और हमारा सोशल फैब्रिक है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग हमें करनी होगी कि हम कितने परसेंट रिमूवल से करेंगे, कितने परसेंट एफिशिएंसी से करेंगे एमिशंस, पर उसके पहले मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड इन्वेंटराइजेशन ऑफ द एमिशंस कंपनी द्वारा डिस्क्लोजर वो बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए कोई ना कोई हल्का या स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म आना आवश्यक है, और बिना रेगुलेटरी मैकेनिज्म के इसका सभी कंपनीज अपने इन्वेंटराइजेशन नहीं करेंगी, और अगर इन्वेंटराइजेशन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कितने एमिशंस को ऑफसेट करना है, कितने एमिशंस को मुझे रिड्यूस करना है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टार्ट हम अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट से करें और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज फॉलोड बाय द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जी जी। सारंगी जी, ESG हुआ, CSR हुआ, या सेबी और लिस्टेड कंपनियां और बिजनेस और कॉर्पोरेट, ये उस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ चुनिंदा लोगों को आती हैं समझ में। हम आपसे आखिर में ये समझना चाहते हैं कि एक आम शहरी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे दे सकता है? पहले ये सवाल का पार्टली आंसर दे चुके हैं शर्मा सर, बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो आम आदमी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाए थे लाइफ मिशन। लाइफ मिशन का मतलब ये है कि हमने पहला चीज़ जो है वो बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर फोकस करता है। सपोज मैं ये रूम छोड़ के गया, मैं ये रूम में लास्ट पर्सन हूँ, तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं लाइट जो है उसको स्विच ऑफ करूँ,
बिकॉज अभी भी जो लाइट मेरे सर के ऊपर इल्यूमिनेट हो रहा है उससे 60 से 70% फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। तो मैं अगर वो लाइट को स्विच ऑफ करूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे कंट्री के लिए अच्छा है। तो इसमें एक जो स्वाभिमान है, जो आपका प्राइड फीलिंग होना चाहिए कि आपने एनवायरनमेंट को बचावा कर रहे हैं। दूसरा है, जैसे शर्मा सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं, ग्रीन क्रेडिट की बात आ रहा है। क्योंकि आपने अगर एक पौधा भी लगाया, आपको उस एक पौधा को आपने कार्बन क्रेडिट में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, बट अगर आपके मिलकर गांव में जा रहे हैं या कहीं पे कम्युनिटी कंजर्वेशन हो रहा है तो आपने कंजर्व किया, पौधा लगाया, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसका मॉनेटरी बेनिफिट भी मुझे मिल सकता है ओवर टाइम। तो आपने कुकिंग से लेकर पौधा लगाना, लाइट को स्विच ऑफ करना, ये सब इजीली हो सकता है, जो लो हैंगिंग फ्रूट हम बोलते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल में भी ये हो सकता है, कम्युनिटी लेवल में भी होगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल में, मेडिकल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस में हो गया। तो ये अवेयरनेस पहला चीज़ जो है हमारे लिए, सबको अवेयर होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली बोलने पे नहीं होगा, हमने किताबें लिखते हैं, बोलते हैं, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, बट एवरी इंडिविजुअल इसीलिए स्कूल में भी आजकल सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन का आ रहा है। हम लोग एक्चुअली उनका डिज़ाइन करें कुछ स्कूल का, तो स्कूल में जो 11th 12th बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि पानी का वेस्ट मत करिए, क्योंकि पानी का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। जैसे आपने 1 गिलास पानी पियेंगे शहर में, आपने अगर उसका लगाया फिल्टर तो आपने 5 गिलास पानी वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं गांव को गया, मैं गांव को गया, मैं ट्यूबवेल में पानी लगाया, ओनली 1 गिलास आई एम वेस्टिंग। तो पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अपनी एनर्जी कुक स्टोव बोलिए, हर जगह पे हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है एंड उसका एक्शन भी लेना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल में। बट आपने सही बोला मैडम, क्योंकि कुछ एक्शन से जो इंडिविजुअल लेवल में हम नहीं ले सकते, वो कम्युनिटी स्केल में ले सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी स्केल में भी गवर्नमेंट हैज कम अप विथ मेनी एक्शन प्लान्स, मेनी पॉलिसीज कि कम्युनिटी स्केल में क्या हो सकता है। जैसे सूर्य घर स्कीम है गवर्नमेंट का, सोलर है, तो अपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड में ले सकते हैं, हाउस होल्ड लेवल में हो गया। कम्युनिटी स्केल में भी गवर्नमेंट इज थिंकिंग नाउ कि उसी स्कीम को आगे लेके कम्युनिटी स्केल में भी सोलर को लगाएं एंड दैट कैन बी यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज। तो ये इंडिविजुअल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पहले समझना चाहिए क्या बात हो रहा है। ESG समझना जितना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका जो एक्शन प्लान है मैडम, जो ट्रांसलेट होता है ESG में, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने व्यूअर्स को थ्रू यू अवेयर करवा पाएँ, बता पाएँ कि दरअसल ESG है क्या और इसके क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल सारंगी जी आपका, डॉक्टर जितेंद्र वीर शर्मा जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की पेशकश अच्छी लगी होगी, कि आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।